हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली हिस्ट्री चैनल। यानी दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों हम लोग सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए पूरी डेडिकेटेड है ना, ठीक है। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर जुड़ने के लिए। जो भी अभी वीडियो देखेगा मेरी, उसको मेरी चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और मैं आपसे एक बहुत ही तहे दिल से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखें। जब पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी, अदरवाइज ऐसे आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा वीडियो देख के एक बार जरूर देखें जरूर, तब आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी चीज़ें। आपको लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है यहाँ पढ़ाया जा रहा है और आपके बहुत काम का है, ठीक है। हिस्ट्री है दोस्तों, हिस्ट्री हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न से, जैसे आज हम कुछ बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। सारी चीज़ें हैं तो दोस्तों जो भी हैं वो अभी, ठीक है, तो उनको पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है दोस्तों। और फिर ये हमारी आज इस पर दूसरी क्लास है, अल्टरनेट हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अगर बात करें दोस्तों कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग जो टॉपिक है जो हमारा वो रहेगा, हम लोग दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी मैं बता दूं दोस्तों मैं इसको पहले क्यों शुरू कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप किसी ने भी दोस्तों पीसीएस का पेपर दिया हो 2022 वाला, अभी रिसेंट वाला है ना, जो 12 जून को हुआ है, उसमें अगर दोस्तों देखा जाए तो 25 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, जिसमें से दोस्तों सिर्फ 11 क्वेश्चन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से जिसमें दोस्तों और मैं बता दूं इन 25 क्वेश्चनों में ये मॉडर्न से थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ सबके बारे में। 4 क्वेश्चन दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से थे, ठीक है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से थे, ठीक है। और दोस्तों 5 क्वेश्चन दोस्तों जो तुम्हारे हैं वो किस पे थे, मध्यकालीन और प्राचीन कालीन भारत से थे, ठीक है ना। 5 5 10 और 11 21 और दोस्तों 4 25। 5 क्वेश्चन दोस्तों प्राचीन भारत से, 5 मध्यकालीन भारत से, 4 आर्ट एंड कल्चर से और 11 दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से। यानी दोस्तों अकेले दोस्तों अगर कहा जाए इन तीनों से दोस्तों सबसे ज़्यादा 11% दोस्तों, यानी 50% के लगभग दोस्तों, ठीक है, जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के वो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये यहाँ प्री की बात मैं कर रहा हूँ, पीटी की तो वही है दोस्तों। मेंस में भी दोस्तों तीनों पार्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों 50% क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आते हैं हिस्ट्री में। मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये सेगमेंट दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये बात हो गई हमारी इसकी कुछ पढ़ने का, क्यों इसका महत्व इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई दोस्तों, ठीक दोस्तों। जो भी आज जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है या जो आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैंने परसों इस पर वीडियो डाली थी कि दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताई थी कि कैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, किस तरीके से हिस्ट्री पढ़ी जाती, क्या इसका रोल है, कितना मेंस में, कितना पीटी में, सब मैंने आपको वहाँ पे बहुत डिटेल से पहली क्लास में कराया। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के पढ़ाया था कि कैसे इसको पढ़ना है, किस तरीके से बांट के पढ़ना। थोड़ा मैं इसको रिवीजन भी कर देता हूँ कि दोस्तों हिस्ट्री में किस तरीके से कोई चीज़ें पढ़ती है दोस्तों। हिस्ट्री कोई भी टॉपिक हो, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, कोई भी टॉपिक हो हिस्ट्री का, हिस्ट्री कोई भी हिस्ट्री हो, मतलब जैसे अब जैसे मॉडर्न को छोड़ दो दोस्तों, सिर्फ हिस्ट्री की मैं बात करूँ। हिस्ट्री में दोस्तों एक फार्मूला चलता है पढ़ने के लिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 5W और 1H, ठीक है, 1H। 5W का मतलब ये होता है दोस्तों व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। और H का मतलब दोस्तों 1H का मतलब हाउ, ठीक है। कोई भी घटना हो दोस्तों, किसी भी घटना का दोस्तों ये 5 सबसे पहले बेसिक होता है। मतलब कोई भी घटना है, मान लो आपको मान लो पानीपत का युद्ध पढ़ा रहा हूँ, पानीपत का युद्ध या प्लासी का युद्ध मान लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। मान लो हम लोग प्लासी का युद्ध मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा। तो उससे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कब हुआ, वेयर मतलब कब हुआ यानी व्हेन, है ना, कहाँ हुआ यानी, ठीक है ना, क्यों हुआ, किनके मध्य हुआ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका क्या परिणाम निकला, क्या परिणाम निकला, बेसिक चीज़ तो यही होता है ना, मतलब कब हुआ, कहाँ हुआ, किनके मध्य हुआ, क्यों हुआ, परिणाम क्या है निकला, ये चीज़ होती, ये बेसिक होता है किसी भी टॉपिक का, ये बेसिक होता है। इन 5 जो
ये जो मैं 5W और 1H का जो फार्मूला है, इनसे दोस्तों क्या होता है, आपका बेसिक कंप्लीट होता है। किसी भी टॉपिक का दोस्तों आपका बेसिक कंप्लीट होता है, बेसिक। और ये बेसिक ही दोस्तों पीटी पूछा जाता है, ये बेसिक ही दोस्तों पीटी होता है, ठीक है। यानी कोई घटना कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किसके मध्य हुई और इसका क्या परिणाम निकला, ये यानी कौन जीता, है ना, ये कह सकते कौन जीता कौन हारा, ये परिणाम है उसका। तो ये बेसिक होता है, ठीक है। ये अगर आपको ये 5W और 1H अगर आप पता है दोस्तों, कोई भी टॉपिक पढ़ते समय आपको सीधे ये पता करना है कब हुआ है, कहाँ है ना, यानी कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है और किनके मध्य हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, आप इस तरीके से। और वाट मतलब क्या क्या हुआ है इसमें, है ना, क्या हुआ है ना, क्या हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी रहती, ठीक। तो ये 5 आपको ये चीज़ें समझ में आ गई किस तरीके से बेसिक कंप्लीट करते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसका अब मैं और आपको एक बता दें, तो रिवाइज करा रहा हूं तो थोड़ा दोस्तों मैं जल्दी बता देता हूं। फिर मैं आपको इसमें एक ट्रायंगल बना के बताता हूं, इसके बाद मैं आपको एक ट्रायंगल बना के बताता हूं। फिर इसका क्या होता है, किसी घटना का कोई घटना हुई तो उसका कोई कारण होता है, ठीक है, उसका कुछ स्वरूप होता है, उसका कुछ प्रभाव होता है। भाई कोई घटना हुई है, उस घटना के पीछे का कोई कारण होगा, उसका कोई स्वरूप होगा, उसका कुछ, है ना, कोई स्वरूप होगा और कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा भारत पे, कोई भी घटना होगी। तो ये जो होता है दोस्तों, ये एडवांस होता है टॉपिक का। ये टॉपिक जो होता है, ये जो चीज़ें होती है सीधे अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप होती हैं। और यहीं से दोस्तों जो आपका जो मेंस होता है, किसी पीसीएस का जो मेंस होता है या किसी भी चीज़ का मेंस होता है, मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों यहाँ से आते हैं। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि पीटी वाला काम आपको नहीं आएगा, वो दोस्तों मेंस में आपके लिए सहायक भूमिका निभाएगा, सहायक भूमिका। अब मान लो प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध का कारण बताएं, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किनके मध्य हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आप कारण पे पहुंचेंगे, डायरेक्ट आप कारण नहीं लिखने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो सहायक भूमिका के रूप में आपका काम करेगा। और ये मेन होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। यानी या तो किसी भी घटना के कारण पे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, या तो स्वरूप पे पूछा जाता है, या प्रभाव पर, या प्रभाव पर। ये सारी चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ कि प्रभाव क्या होता है, किस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल देके पीछे की क्लास में पढ़ाया है। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, ठीक है। आप पहली क्लास देखेंगे तो हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ किसी टॉपिक को पढ़ने का ये तरीका होता है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, हिस्ट्री में किसी भी तरीके का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई। कोई भी घटना पढ़ने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, कारण जान लेंगे, स्वरूप जान लेंगे, प्रभाव जान लेंगे, और 5 वो 5W और 1+1H, है ना। ये फार्मूला होता है, वो बेसिक होता है, ये एडवांस होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस का, उससे क्वेश्चन आता है पीटी। यानी आपको एक चीज़ ये भी पता चल रहा है कि अगर हमको पीटी तैयार करना है तो वो उस टॉपिक पे फोकस रहना है, और मेंस तैयार करना है तो इस पे टॉपिक पे फोकस करना है। उसको सिलसिले, जब मेंस पढ़ते हैं तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, इस पर थोड़ा फोकस करके पढ़ते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि दोस्तों सबसे मेन चीज़ यही होता है कि हमको पता नहीं होता हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जब क्या क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है, तो दोस्तों हम लोग सही पेपर निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बता दूं, ये जो चैनल है सीधे डायरेक्ट पीसीएस पे तक के जितने भी पेपर आते हैं उन पर फोकस करके ये क्लास चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री हो या इस पे हिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस चलेंगी वो पीसीएस मेंस को लेकर ही चलेंगी, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ आपकी पीटी तैयारी होती है, मैं बताता जाऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा गया है, आपको ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इस तरीके से हमारा ये पढ़ने का तरीका रहेगा, ये सारी चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मेरी एक और चैनल चलती है क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से। क्या दोस्तों? क्रैकर जीएस एकेडमी, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से मेरी एक और चैनल चलती है दोस्तों। और इस पे दोस्तों मैं इस समय ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो भारतीय मानसून चल रहा है। भारतीय मानसून दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं इस समय, भारतीय मानसून पढ़ा रहे हैं दोस्तों। जिसमें दोस्तों मैं अगर बात करूँ क्या पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहा हूँ इस समय, प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहा हूँ, वायुदाब पेटियाँ पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जिस बच्चे को ज्योग्राफी पढ़नी है दोस्तों वो यहाँ जाके पढ़े, और एक बार जरूर जाके पढ़े दोस्तों, आपको पता चले। बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया, 3 महीने लगभग हो गए दोस्तों ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें मैंने और भी कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, बट आप इंडियन ज्योग्राफी को जाके पढ़ें आप, क्योंकि वहाँ पे पूरा होल इंडियन ज्योग्राफी कवर कर दिया है मैंने बहुत डिटेल से। लगभग 84-85 क्लासेस मैंने कराई हैं, 35-40 मिनट की, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ताकि आप एक बार पढ़ लें तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ने की। मैंने खुद यहाँ पे हर चीज़ को
हर चीज़ को ड्रॉ करके मैप से, हर चीज़ को मैंने मैप से ही पढ़ा है। जैसे मैं हिस्ट्री को अभी मैं आपको ट्रेंगल, चतुर्भुज और सब चीज़ों से पढ़ाऊंगा जोड़ के, इसी तरह मैंने इंडियन ज्योग्राफी को दोस्तों मैप के थ्रू ही पढ़ाया। तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी यहीं पर, जितनी तब तक आप मेरे साथ क्लास करते रहेंगे सब चीज़ें वहीं पर याद हो जाएंगी। आपको जाके बस खाली रिवीजन करना रहेगा, और जो मैंने वहाँ लिखा है वो सारी चीज़ें आप लिखते चलिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी क्लास है, यहाँ पे जाके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। इसके बाद फिर मैं इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास लेकर आऊँगा। इंडियन ज्योग्राफी में 10-12 दिन और क्लासेस चलेंगी। इसके बाद मैं फिजिकल ज्योग्राफी लेकर आऊँगा। फिर इसके बाद मैं इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे ज्योग्राफी चलेगी, यहाँ पे इंडियन सिर्फ फोकस रहेगा, और वहाँ पे और भी सिलेबस पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी भी पढ़ेंगे, बट अभी जब तक हम ज्योग्राफी खत्म नहीं कर लेंगे तब तक और दूसरा सेक्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं ज्योग्राफी पूरी खत्म करने के बाद देन आपके पास कोई दूसरा टॉपिक या कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का पर्पस ये है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें अब समझने वाली चीज़ें हैं तो जल्दी जल्दी बोल देते हैं, बाकी मैंने ये सारी चीज़ें पीछे बता रखी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब बात हम करते हैं दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पे आते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें इसमें क्या, हमारे पास सोर्स क्या होने चाहिए, यानी पढ़ते समय हम क्या क्या सोर्स हैं, कि मतलब हम जब पढ़ें तो हमें क्या चाहिए सोर्स के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सोर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सोर्स यानी स्रोत दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको एक काम करना है, 6 to 12 की जो NCERT होती है, NCERT दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, ये आपका बेसिक कंप्लीट करता है। अगर जिस भी बच्चे को बेसिक आता है, बेसिक जिसने पढ़ रखा है वो ना पढ़े, इसको छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक आता है तो 6 to 12 की अगर NCERT आपको पढ़ना है, अगर आपको बेसिक आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अगर बेसिक आता है तो आप इसको मत पढ़ें, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों एक बुक मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ लिएगा। बिपिन चंद्रा की दोस्तों एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दोस्तों, बिपिन चंद्रा की है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक कैसी बुक रहेगी वो, ताकि आप खरीदने अगर मार्केट में जाए तो आपको समझ में आ जाए। ये दोस्तों देखिए, ये बुक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये बिपिन चंद्रा की दोस्तों है। आप बस एक ये खाली खरीद लीजिएगा, बिपिन चंद्रा की कौन सी बुक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये है ना। ये आपको एक बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है, आप इसको खरीद लीजिएगा, और इसको दोस्तों जितनी बार आप हो सके इसको पढ़िएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ते चलिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर किस पर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। नोट्स PDF के फॉर्म में होगा दोस्तों, PDF के फॉर्म में होगा नोट्स, आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का चैनल मेरा वही क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से दोस्तों है, आप सर्च कर लीजिएगा क्रैकर। ठीक है, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से है दोस्तों, उसको सर्च कर लीजिएगा, आपको वो चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो ये बुक खरीदना है आपको एक 6, अगर बेसिक आता है तो छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं बहुत कुछ बेसिक यहाँ पढ़ा दूंगा, आप इनको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं NCERT बिना पढ़े होगा ही नहीं। दोस्तों NCERT पढ़ने से आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाता है, आपको कहानियाँ आने लगती, कथा कहानियाँ आपको याद रहती, वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। अगर बेसिक आपको आता है तो दोस्तों आप छोड़ सकते हैं, बस ये बिपिन चंद्रा की बुक ले लें, आप इसको 1 बार 2 बार जितनी बार रीड करेंगे आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार एक ही बुक खरीदें और उसको 4 से 5-6 बार जितनी बार हो सके उसको पढ़ें। दूसरी दोस्तों, मैं आपको कुछ PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको पढ़िएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम से आपको चीज़ें वो मिल जाएंगी, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, आप आपका नोट्स निकलवा लीजिएगा, PDF फॉर्म में रहेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सोर्स है ये आपका पढ़ने का। ठीक है, मैं बाकी चीज़ें दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं जैसे आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा, कुछ कहानियाँ अगर आप बोलते समय अगर आप लिख पाएँ तो उसको लिख लें, या आप अगर हो सका मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ अगर चार्ट में, फ्लो में, या कुछ भी चीज़ें आप उसको भी बनाते चले साथ में। ठीक है, तो वो आपका एक रनिंग नोट्स हो जाएगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो फटाफट उसका एक बार आपका सरसरी नजर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोर्स की बात हो गई हमारी। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों, सीधे हम अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं और क्या पढ़ना है आज हम। पहले आपको मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, मतलब क्या कि आपको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है। टॉपिक में आपको देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको बताता हूँ। मैं पहले आपको
कुछ टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना दूंगा कि हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस अकॉर्डिंग चीज़ें जब हमारे दिमाग में पता रहेगी कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है तो हम उस अकॉर्डिंग ही पढ़ते जाएंगे और हमारा जल्दी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों जो पहला टॉपिक है वो दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ये आगमन यानी पहला जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों, जो सिलेबस में अगर हम बात करें तो ये पहला टॉपिक है, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, जिसमें दोस्तों कौन कौन सी कंपनी पढ़नी है। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आए, पुर्तगाली, फिर दोस्तों डच, फ्रांसीसी, डेनिश, सॉरी दोस्तों अंग्रेज, सॉरी दोस्तों वो फ्रांसीसी निकल गया, अंग्रेज है ना, अंग्रेज, ब्रिटिश जिसको बोल सकते हैं, डेनिश, फिर इसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में दोस्तों फ्रांसीसी आया और सबसे बाद में ही ये भी गए भी। ठीक है, तो ये बात हो गई, सबसे लास्ट में गए आए और सबसे पहले चले गए, ये सॉरी दोस्तों सबसे लास्ट में आए और सबसे पहले चले गए। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, मैंने अंग्रेज को बीच में इसलिए बनाया है क्योंकि दोस्तों इन सब को हराकर दोस्तों लास्ट में सिर्फ अंग्रेज बचे थे, इसलिए मैंने इसको दोस्तों अंग्रेज, और इन्हीं पर विजय प्राप्त करने के बाद दोस्तों अंग्रेज ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको मिड में बनाया और इन सबको लास्ट में। आप भी इस तरीके से अगर बनाना चाहते हैं ये बना लिया, वो स्ट्रक्चर से आप बनाएंगे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से फ्लो में याद रहेंगी। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, अभी मैं इस पर बात करूँगा अभी और अलग से, बट अभी ये चीज़ें। फिर दूसरा दोस्तों टॉपिक जो रहेगा हमारा बी टॉपिक, जो इस पे जो इसमें पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना रहेगा दोस्तों, 18वीं सदी में भारत की दशा। 18वीं सदी में भारत की दोस्तों, जब हम भारत की दशा जान जाएंगे पाएंगे तभी तो दोस्तों भारत की दुर्दशा के बारे में पता चलेगा, कैसे अंग्रेजों ने भारत की दुर्दशा की, है ना। जब हम भारत की दशा जान पाएंगे 18वीं सदी में क्या थी, तभी हम दुर्दशा के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा टॉपिक है दोस्तों भारत पर, इसको मैं लिख लिया होगा, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा इसको मुझे समझाना रहेगा, तो इसको लिख लिया होगा आपने, मैं मिटालता हूँ, साथ साथ अगर लिखते चलेंगे तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। मैं देखो ये लिखने का पर्पज़ ये है कि आप इसको पहले स्ट्रक्चर बना लें दोस्तों, ये क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि मुझे पढ़ना क्या है। जब आपको पढ़ना रहेगा, पता रहेगा कि इस तरीके से पढ़ना, तो आप बहुत अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं चाहूँ तो इसको स्लिप करके सीधा टॉपिक को चला जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं। मेरा पर्पस है आप चीज़ें अच्छे से सीखें, आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कर दें वीडियो पे, कमेंट कर दें दोस्तों। ठीक है, जो भी नया है दोस्तों वीडियो को पूरी जरूर देखें दोस्तों, पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा दोस्तों, हर चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं चीज़ें डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो तीसरा जो दोस्तों है हमारा वो 18वीं सदी में भारत की दशा के बारे में देख लिया हमने। फिर देखते हैं भारत पर अंग्रेजों की जीत। जीत, अब जीत पे दोस्तों किस किस कंपनी पर उन्होंने जीता दोस्तों, तो जैसे उन्होंने सबसे पहले दोस्तों बंगाल पर विजय किया है ना दोस्तों, बंगाल पे, फिर मैसूर दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उन्होंने मराठा जीता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उन्होंने पंजाब जीता। ठीक है, फिर दोस्तों अधीनस्थ पृथक्करण की नीति दोस्तों, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति दोस्तों, ठीक, फिर लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है, इसके बाद फिर दोस्तों सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की नीति दोस्तों, वेबगत की नीति,
लॉर्ड अरे यार सॉरी दोस्तों, ये डलहौजी की वेबगत की नीति दोस्तों आपको पता ही है ना। इधर लिख देता हूँ मैं, वेबगत की नीति। फिर दोस्तों ये पहली नीति है, ये दूसरी नीति है, ये तीसरी नीति है, और चौथी दोस्तों अधीनस्थ संघ की नीति। ये दोस्तों आज तक आपने शायद नाम भी ना सुना हो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो सुन लिया होगा, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, सहायक संधि दल, अधीनस्थ संघ की नीति। ये आपने खुद से तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई यहाँ पढ़ाएगा भी नहीं यूट्यूब पे। अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इस पे देखेंगे। यानी भारत पर अंग्रेजों की जीत में हम लोग देखेंगे बंगाल पर उन्होंने विजय प्राप्त की, मैसूर पर विजय प्राप्त की, मराठा पे और पंजाब पे। और इन सबको जीतने में दोस्तों उन्होंने क्या किया, अधीनस्थ पृथक्करण की पहले नीति अपनाई, फिर सहायक संधि, डलहौजी, वेबगत की नीति और अधीनस्थ संघ। ये सब चीज़ें करके उन्होंने क्या हो, पूरे भारत को जीत लिया। ये टॉपिक है, ये हमको तीसरे टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चौथा क्या है हमको इसमें पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चौथा जो पढ़ना है हमें, भारत पर अंग्रेजों की जीत का कारण। भारत में अंग्रेजों की जीत का कारण, मतलब क्यों जीत गए वो, कारण देखेंगे फिर हम लोग। अंग्रेजों में, भारत में अंग्रेजों की जीत का कारण है ना, भारत पर, या तो दोस्तों भारत पर अंग्रेजों की जीत का कारण, भारत पर अंग्रेजों की जीत का कारण, ठीक है, ये होगा। फिर दोस्तों डी नंबर दोस्तों जो हमारा रहेगा वो क्या देखेंगे, जीत के पीछे का उद्देश्य। जीत के, यानी इन्होंने जो जब भारत को जीते उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, जीत के पीछे का उद्देश्य, ये देखेंगे, ठीक है, उद्देश्य देखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इनके जब जीत जाते हैं तो इनके दोस्तों इनके जीत के पीछे का जो उद्देश्य है, उसके बाद दोस्तों जीत के कारण पर दोस्तों क्या होता है, कुछ डिबेट है। कुछ इतिहासकार कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कोई नेतृत्व कहता है, कोई सेना कहता है, तो कुछ बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इस पे हम लोग डिबेट भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों, कारण पे, डिबेट पे, स्वरूप पर, प्रभाव पर, क्वेश्चन यहीं से मेंस पे आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, डिबेट हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। ये क्या है, अंग्रेजों के बारे में इतना कुछ देखना है। फिर इसके बाद दोस्तों इनमें क्या देखना है, जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा साथ साथ दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ। अगर जिन्होंने नहीं लिखा है अभी तक, सॉरी दोस्तों, तो क्या करना है, उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए सारी चीज़ें। ये डस्टर पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक कर रहा है दोस्तों। क्या है कि दोस्तों आपको बस सब्र करना, मेरे साथ बने रहेगा। क्या डी था शायद, या नीचे डी था, डी ई क्या था, जो भी हो दोस्तों उसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, मैं भूल गया नीचे क्या था, उसके पीछे जो आगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, भारत अब जीत लिया दोस्तों, तो जीतने के बाद वो क्या करेंगे, प्रशासनिक ढांचा। भारत में अंग्रेजों का प्रशासनिक ढांचा, भारत में अंग्रेजों का प्रशासनिक ढांचा, और इसके पीछे जो भी है दोस्तों, ये टॉपिक का नाम है, उसके आगे जो नंबरिंग में है वो आप डाल लीजिएगा, मैं भूल गया हूँ। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की भूमिका, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य, ठीक है। हम ढांचा पढ़ेंगे और ढांचे में देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार क्या चाहती, क्यों इन्होंने किया, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये हो गया। इसी में दोस्तों हम लोग जब ढांचे, प्रशासनिक ढांचे में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख रहा हूँ। इसके नीचे पीछे हम लोग दोस्तों क्या देखते हैं, एक तो देखो उसका उनकी सेना का क्या था, उनकी नौकरशाही क्या थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नौकरशाही, ठीक है। इसी में दोस्तों फिर एक आते हैं वारेन हेस्टिंग की नीति दोस्तों, वारेन हेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ गवर्नर जनरल पे दोस्तों क्या होता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके बारे में बताएं, इनकी नीतियों के बारे में बताएं। फिर इसके बाद में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, यही लिखो दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और फिर दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति दोस्तों, बेंटिंग की नीति दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, की नीति दोस्तों लिख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति दोस्तों, कॉर्नवालिस
वालिस की नीति ये अलग है। फिर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की नीति है ना, वो भी डाल लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी की नीति, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी की नीति, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, उनके प्रशासनिक ढांचे और इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य में हम लोग ये इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सब लिख लीजिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट में जो लिख रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बाद में दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो दोस्तों हमको देखना है संवैधानिक सुधार। क्या देखना है दोस्तों, संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार में दोस्तों हमको क्या कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है दोस्तों, 1784 से, सॉरी दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर दोस्तों 1858 तक के। 1858 तक क्यों, क्योंकि दोस्तों 1858 में दोस्तों क्या होता है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो जाती है और इंग्लैंड के राजा और या क्राउन दोस्तों जो होती है, जो महारानी एलिजाबेथ दोस्तों क्या करती हैं, भारत के प्रशासन को डायरेक्ट अपने नियंत्रण में ले लेती है और वहां पर दोस्तों भारत का जो शासन है अब क्राउन के नाम पर चलने लगा और क्राउन के जो प्रतिनिधि हैं दोस्तों वो भारत पर जो प्रशासनिक ढांचे के रूप में काम करने लगे। जैसे कि अगर हम बात करें, जब तक कंपनी थी दोस्तों तो यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1858 तक। 1858 में जब महारानी जी एलिजाबेथ ने भारत को अपने शासन में नियंत्रण अपने नियंत्रण में ले लिया तो वही गवर्नर जनरल अब वायसराय कहने लगा। जानते हैं ना दोस्तों, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ वायसराय बोलने लगे। वायसराय क्यों बोलने लगे, हुआ कुछ नहीं था। जो लॉर्ड गवर्नर जनरल के अधिकार और शक्तियां थी वही सेम शक्तियां और अधिकार दोस्तों क्या थे, इनके ही थे, लॉर्ड वायसराय के थे। जो गवर्नर जनरल के थे ब्रिटिश कंपनी के समय, वही जो थे दोस्तों वही शक्तियां और वो अधिकार दोस्तों वायसराय के। सिर्फ क्या हुआ दोस्तों, नाम बदल दिया। क्यों, क्योंकि दोस्तों सीधे कंपनी का प्रशासन समाप्त हो गया और क्राउन ने अपने अधीनस्थ कर लिया और अब जो वायसराय हैं वो क्राउन के प्रतिनिधि हैं, यानी गवर्नर जनरल जैसे ही थे बट उनका नाम चेंज कर दिया, शक्तियां सेम ही रही, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे दोस्तों भारत में एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई है ना, जो भारत मंत्री दोस्तों क्या हो, जो भारत के मामलों को देखता था सीधे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें इसीलिए दोस्तों हम लोग यहां तक का देखेंगे। पहले चरण में दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को यहां तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, उसके बाद देन फिर दोस्तों हम लोग और चीजें, और इसके बीच में दोस्तों और भी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जो प्रशासनिक सुधार आंदोलन हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी, आंदोलन नहीं हुए, जो प्रशासनिक सुधार कुछ हुए हैं, जो सामाजिक सुधार कुछ हुए हैं, उन चीज़ों को भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। धार्मिक क्या था हमारे परिप्रेक्ष्य में, ये सारी चीज़ें, इसके बीच में हम लोग कुछ और चीज़ें भी पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले चरण की जो पढ़ाई है दोस्तों हम लोग यहाँ तक करेंगे। ये करने के बाद देन आगे का हम दोस्तों, अब मैं आपको सिलेबस बताऊँगा और इसके बाद आपको वहाँ से फिर आगे। तो पहले हमको क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया दोस्तों। ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है। देन आपको हम लोग एक एक टॉपिक करते चलेंगे। आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक मेरा छूट गया तो आप बताइएगा, मैं फट से करा दूंगा। आप मिलाते चलिएगा, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि तब तक हमको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का खाका क्या होता है दोस्तों, हम देखो संविधान जब बनी थी तो संविधान बनने से पहले बनाने के समय दोस्तों क्या हुआ, हम लोगों ने प्रस्तावना बनाई, एक खाका तैयार की। हर चीज़ को तैयार करने के लिए पहले हमारे पास उसका घर बनाते हैं, तो घर डायरेक्ट नहीं बनाने लगते, हम उसका एक मॉडल बनाते हैं पहले कि ये चीज़ें, ये कमरे की ये गैलरी, ये इस तरीके से करना है। इसी तरह दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसका एक मॉडल तैयार करना चाहिए कि हमको ये टॉपिक, ये चीज़ पढ़ना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। आपको एक संतुष्टि सी फील होगी, मेरा ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा। और आप देख लीजिएगा इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं है। आप सिलेबस मिला लीजिएगा, बहुत कुछ सिलेबस में लिखा है, मगर इससे बाहर सिलेबस नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। मैं फिर बहुत दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट करके बताएं दोस्तों किस तरीके से लग रही है आपको वीडियो, अच्छी लग रही है कि क्या है और क्या चाहिए दोस्तों आपको। मैं आपको सब चीज़ें बताते चलूँगा, आप बस थोड़ा आराम से। अभी मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, साथ में मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। फिर अभी मैं बहुत रिलैक्स होकर आपको आराम से पढ़ाऊंगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और आप बिल्कुल इस चक्कर मत रहिएगा छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, मेरा एक प्रॉमिस रहता है तो मैं वो उसको पूरा करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि इंडियन ज्योग्राफी मैं पूरी कराऊंगा, तो मैं पूरी करा रहा हूँ, ठीक है, छोड़ के नहीं जाऊँगा तो कोई भी चीज़ बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी है, ठीक। आप समझ में आ गया पहले राउंड में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में, आप समझ में आ गया।
अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक। तो अब आपको मैं बता दूं, मैंने क्या बताया, जो आपने कोई कॉपी कलम ली है, जो भी मैं जो भी यहाँ बनाऊंगा आप बस उसको बनाइएगा, बाकी ज़्यादा लिखाएंगे मैं नहीं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आप कहानी सुनिएगा, बाकी आपको मैंने बता दिया है, मैं आपको PDF वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वहाँ से पढ़ लेना है बस खाली, ठीक है। नोट्स में जो आपको दूंगा उसको वहाँ पढ़ लेना है, और रोज़ का रोज़ पढ़ते समय आपको आराम से कर लेना है। अभी तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा, जब ये टॉपिक थोड़ा खत्म हो जाएगा तब मैं आपको पूरा PDF का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अभी 2-4 दिन नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा नहीं, अभी मैं कुछ यहाँ जो लिखाऊंगा आपको वही लिखते चलना है। और जो बुक्स मैंने बताई है, जो NCERT जो आपको जो भी बुक्स है, आपको देखो जो बिपिन चंद्र की जो बुक मैंने बताई है उसमें दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में नहीं है, वो सीधे फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम से है, तो उसको आप ले लीजिएगा। बट ये जो टॉपिक है ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको PDF बहुत कायदे से दे दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो हमारा जो पहला टॉपिक था दोस्तों, मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लिखते क्यों हैं, PPT से क्यों नहीं पढ़ाते। दोस्तों PPT ना, आप भी बुक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। PPT दोस्तों आपके कोई काम की नहीं, आप सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है यूट्यूब पे, और कुछ नहीं हो रहा। PPT दोस्तों पढ़ाने में कोई नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है, देख देख के पढ़ाना है उसको, ये लिखा है बस, ये लिखा है, वे लिखा है, ये लिखा है, ये तो हम भी कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ चुनौती ये होती है कि हमको चीज़ें सुनना है, समझना है, खुद से कुछ करना है। वो जब तक आप PPT के भरोसे दोस्तों रहेंगे पढ़ने के, तब तक आपसे दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप थोड़ा लिखने की और सुनने की आदत डालिए दोस्तों, चीज़ें तभी आपसे होंगी। तो भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, इसीलिए दोस्तों थोड़ा इनमें इस प्रोसेस में टाइम लगता है, बट आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बार जब इसको कर लेंगे ना तो आप PPT वालों से तो बहुत आगे रहेंगे, बहुत ज़्यादा। वो पता नहीं, वो आपके किसी का आगे पीछे कहीं खड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा टॉपिक है। अब मैं आपको इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि कैसे क्या क्या पढ़ना है इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो पहला इसमें क्या पढ़ना है तो मैं बताता हूँ। पहला पढ़ना है कौन कौन सी कंपनियाँ आई, बहुत आराम से आप समझिएगा, कौन कौन सी कंपनियां आई। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप छान मारिएगा पूरा यूट्यूब, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। कौन कौन सी कंपनियां आई, अब आई की मतलब क्या है, भारत में आई, ठीक है, उतना समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्तों आने का क्रम, यानी कंपनियां जो आई हैं उनके आने का क्रम है ना, आने का क्रम, ठीक है। इस पे एक बार क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया PT में, आने का क्रम। तो ये सारी चीजें, आने का क्रम, ठीक है। तीसरा दोस्तों आने का क्रम के बाद कंपनियों का भारत में आने का कारण एवं उद्देश्य। दोस्तों इस पे मेंस क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। मैं आपको ये भी बता दूं कहाँ पे मेंस से पूछा जाता है, कहाँ पे PT से। कंपनियों का भारत में आने का कारण एवं उद्देश्य, ये जान लेंगे हम लोग, क्यों आए वो लोग, क्या रीजन था वो लोग, उससे पहले क्यों नहीं आए थे। तो D। फिर दोस्तों पुर्तगालियों की हार का कारण, पुर्तगालियों के हार का कारण। हमने यहाँ पुर्तगाली क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए और वही सबसे पहले गए थे, तो पहले क्योंकि पहली कंपनी हमको इसी के बारे में पढ़ना है, तो ये हमने इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको बनाया, ठीक है, कि हार का कारण, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। और फिर पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का योगदान, ये यहां से भी मेंस में क्वेश्चन आता है। ये सब जो टॉपिक है दोस्तों, ये सब मेंस वाले टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। तो दोस्तों हमको ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के थ्रू हमको ये टॉपिक पढ़ने, इतने टॉपिक पढ़ने हैं।
और इसी टॉपिक में दोस्तों देखो कौन कौन सी कंपनी आई, तो 5 कंपनियां आई, तो पांचों कंपनियां आने के क्रम हम लोग देख लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितनी भी कंपनियां उनके बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो उनके बारे में सारा डिटेल हो जाएगा। कंपनियों में आने का कारण देख लेंगे, पुर्तगालियों के हार के कारण देख लेंगे क्योंकि सबसे पहले वही आए थे और वही हारे हैं, तो उनके बारे में देखें। फिर उनका योगदान कुछ देखने क्या है भारत में, उनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये टॉपिक समाप्त। सबसे ज्यादा दोस्तों इस टॉपिक में अगर मैं बताऊं आपको किस पे फोकस करना है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपको फोकस करना है ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली एवं डच। और अगर मैं इनमें भी रिफाइन करूं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपको फोकस करना है पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और फिर इसके बाद मैं अगर रिफाइन करूं, सबसे टॉप पे अगर मैं रखूंगा, तो दोस्तों आपको फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं क्या है ना, उनके सबसे ज्यादा उस पर फोकस करना है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो संबंध रहे हैं उनको लेकर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, उन पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, और वो ज्यादा वहां से मेंस में क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना रहती है और पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो फ्रांसीसी और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुए हैं जितने भी, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे कर्नाटक के 3 युद्ध हुए वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम आते हैं टॉपिक पे बात करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों देखो कौन कौन सी कंपनी आई है, तो मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूं 1। पहले दोस्तों कौन कंपनी आई, तो पुर्तगाली। ठीक है, दूसरी दोस्तों, अब ये इसके कौन कौन सी कंपनी आई की मैं बात कर रहा हूं, देखो। ठीक है, इसके आगे दूसरी दोस्तों कौन सी आई है, डच। तीसरी दोस्तों कौन सी आई है, अंग्रेज आए हैं ना दोस्तों। चौथा दोस्तों डेनिस या डेनमार्क के दोस्तों निवासी हैं। और डच दोस्तों हॉलैंड के निवासी। क्वेश्चन अगर मन में उठ रहा हो तो पता चल गया होगा। ठीक है, और 5वां दोस्तों क्या है, फ्रांसीसी। दोस्तों कौन कौन सी कंपनी आई के साथ साथ मैंने आने का क्रम भी बता दिया। सेम यही क्रम है कंपनियों का आने का, उनके आने का जो क्रम है वो यही है, सेम यही है। आने का क्रम दोस्तों भी सेम ही है, कौन कौन सी कंपनी आई और फिर आने का क्रम भी दोस्तों सेम ही। मैं आप बस यहाँ पे आपको थोड़ा ये फोकस करना है दोस्तों अगर आने का क्रम देखें तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए हैं। बट अगर कंपनियों की बात करेंगे तो दोस्तों अंग्रेज दोस्तों अगर कभी पूछ लिया जाए कि कभी पूछा जाता है कि यूरोपियों को आगमन है ना, यूरोपियों को आगमन का क्रम, तो दोस्तों यही सेम रहेगा। मगर अगर पूछ लिया जाता है कि कंपनियों के आने का क्रम, कंपनी दोस्तों क्या है कि अंग्रेज वाली कंपनी जो है वो पहले आ गई थी, डच दोस्तों बाद में आए। कंपनी पहले इनकी स्टैब्लिश हो गई थी अंग्रेजों की। ठीक है, ये याद रखना है, थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे बस, और फिर सेम पूरा सेम ही रहेगा, इनके बीच में थोड़ा रहेगा बस। ठीक है, बात समझ में आई? समझने का मतलब क्या है कि मैंने ये बताया है कि दोस्तों अगर आने का क्रम पूछते हैं सेम ऐसे ही, कंपनियों के बारे में नहीं, तो आपको सेम यही लिखना है। बट अगर पूछते हैं कि कंपनियों के आने का क्रम अगर पूछते हैं तो आपको याद रखना कि अंग्रेजों को पहले कर देना और डच को बाद में कर देना। बस इतना थोड़ा सा ट्रिक था, आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये 31 दिसंबर 1600 को आ गई थी भारत में, ये 1602 में दोस्तों आई थी। सॉरी दोस्तों, अंग्रेज दोस्तों 31 दिसंबर 1600 में दोस्तों आ गए। ये डेट याद करने के लिए बस आपको 1600 याद रखना, 1600 में आ गए थे, और डच दोस्तों आए थे 1602 में। ठीक है, तो ये है कंपनी इनकी 1602 में आ गई, मगर ये आप पहले गए थे इनसे, व्यक्ति जो है इनका पहले आ गया था, बट कंपनी बाद में आ गई। बस इतना चीज़ आपको ये हो गया दोस्तों। मैंने 2 चीज़ बता दी आपको, थोड़ा आपको आराम से पढ़ना है, बस आपको चीज़ें समझते चलना है ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह आप बना लीजिएगा, ये आपको एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका ये पीटी का। ठीक है, तो ये होगा। तीसरा दोस्तों आपको याद करना, क्या करना है, कंपनियों का भारत में आने का कारण, मेन टॉपिक। यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका सोच, आपका डेवलप सब, अब आपसे यहाँ पे खेल शुरू होगा। अब मज़ा आएगा टॉपिक में, और यहीं से मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ तो थॉट प्रोसेस होता है ये सारी चीज़ें। ठीक, तो हम लोग दोस्तों इसको करेंगे तो अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनियों के आने का कारण, कंपनियों के आने का कारण। तो इसमें दोस्तों हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, कारण के पीछे का दोस्तों हम लोग 2 चीज़ में स्ट्रक्चर बना के चलेंगे।
एक तो पहले देखेंगे इनका उद्देश्य क्या था, पहला इनका दोस्तों देखेंगे इनका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। फिर दोस्तों इनकी अन्य कारण दोस्तों देखेंगे हम लोग, अन्य कारण। पहले हम लोग इनका उद्देश्य देखेंगे, फिर अन्य कारक, अन्य कारण। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसमें भी 3 आप इसी तरह बना लीजिएगा बस आपको, ठीक है। मैं इसको फिर आपको डिस्क्राइब कर दूँ। पहला अगर उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो व्यापार, ठीक। दूसरा राज्य की सत्ता, राज्य की सत्ता स्थापित करना, राज्य की सत्ता स्थापित करना, ये उद्देश्य था ना इनका। पहले तो दोस्तों ये आए थे व्यापार करने ही, बट बाद में इन्होंने दोस्तों राज्य में सत्ता स्थापित की कि नहीं की भारत में, तो इनका उद्देश्य ये भी एक था दोस्तों। ये छिपा हुआ था, जब आने के क्रम में आते समय इनका ये उद्देश्य छुपा हुआ था। आते समय इनका मुख्य ये अपना उद्देश्य लेकर आए थे दोस्तों व्यापार करने का, बट बाद में इन्होंने क्या किया दोस्तों, राज्य में सत्ता भी स्थापित की। भारत में अपनी अपनी जितनी भी कंपनियां इन सब ने दोस्तों भारत में सत्ता स्थापित की। तो दोस्तों राज्य की सत्ता स्थापित करना, स्थापित करना, मैं अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा, है ना। और फिर दोस्तों तीसरा जो था धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, संस्कृति का प्रसार। ये 3 उद्देश्य थे। यानी पहला दोस्तों इनका उद्देश्य जो था व्यापार, फिर राज्य की सत्ता स्थापित करना एवं धर्म एवं संस्कृति का प्रसार करना। अन्य कारण की दोस्तों हम लोग आज बात नहीं करेंगे, हम इस पर कल बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इस पर थोड़ा हमको बात करनी। बट यहाँ व्यापार को मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो क्या था कि जो यूरोप के लोग थे और भारत और यूरोप के बीच में दोस्तों मध्य एशिया का एक क्षेत्र पड़ता था। तो मध्य एशिया से पहले दोस्तों क्या होता था, भारत का लैंड के थ्रू, मतलब जो भूमि के थ्रू दोस्तों यूरोप से होते हुए दोस्तों भारत से होते हुए दोस्तों क्या होता, भारत का मध्य एशिया और यूरोप के बीच में संबंध था। मतलब दोस्तों क्या था कि पहले दोस्तों क्या था, हम लोग लैंड से लैंड दोस्तों क्या होते भारत में आते थे। दोस्तों क्या होता था, यहाँ के जो अरब व्यापारी थे वो भारत से सामान खरीदते थे और भूमध्य सागर में जाते थे दोस्तों। भूमध्य सागर में इटली, इटालियन, ग्रीस और ये सब जो इनके वहाँ के जो व्यापारी थे उनको बेचते थे। और वो व्यापारी दोस्तों क्या करते थे, पूरे यूरोप में दोस्तों क्या करते थे, भारत के मसाले व्यापार जो मसाला था वो पूरे भारत में मतलब पूरे यूरोप में बेचते थे। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों भारत का जो संबंध था यूरोप से, मतलब जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में स्थापित हुई, ये दोस्तों हमारा जो संबंध है वो मौर्योत्तर काल से ही हमारा। रोमन लोग दोस्तों हम लोग सुनते हैं रोमन व्यापार दोस्तों, तो रोमन कौन थे दोस्तों, वो यूरोप के ही तो लोग थे दोस्तों। यूरोप में उनका साम्राज्य था। तो दोस्तों हमारा बहुत पुराना संबंध था, हमारा भारत और यूरोप का जो संबंध है बहुत पुराना था। बट हुआ क्या था दोस्तों कि जो दोस्तों पश्चिमी एशिया है दोस्तों और अफ्रीका और दोस्तों क्या कहते हैं मध्य एशिया का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, तुर्कों का ऑटोमन साम्राज्य था दोस्तों, उसने क्या किया, कब्जा कर लिया। और उसने जब कब्जा कर लिया तो दोस्तों क्या हुआ, जो यूरोप के जो व्यापारी थे, जो भूमध्य, अब दोस्तों क्या था, रास्ता तो वही था, लैंड से होकर आना है तो दोस्तों मध्य एशिया हो गई, तब भारत आप पहुंचेंगे ना। ये दोस्तों भारत है ना, ये यहाँ पे मध्य एशिया था, ये भूमध्य सागर था और फिर इसके ऊपर दोस्तों यूरोप था। और दोस्तों क्या था यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ से पहले व्यापार चल रहा था, आना जाना लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट क्या हुआ कि ऑटोमन तुर्कों ने दोस्तों क्या कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया। कुस्तुतुनिया लोग पढ़ते होंगे दोस्तों, उसको जरूरत नहीं है, मेंस में होता है, ठीक है, कुस्तुतुनिया, ठीक है, मेंस में इसको पढ़ते हैं अभी, ठीक है, वो सब नाम नहीं जानने, बस ये जानना है कि ऑटोमन तुर्कों ने क्या कर लिया, मध्य एशिया और दोस्तों पश्चिमी पूर्वी यूरोप और दोस्तों क्या हुआ, अफ्रीका, है ना, उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों क्या हुआ, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसको जीत लिया। और जब जीत लिया दोस्तों तो उनकी दोस्तों सबसे बड़ी दुश्मनी थी दोस्तों पश्चिमी यूरोप के साथ में। तो पश्चिमी यूरोप के व्यापार को उन्होंने ठप कर दिया, यानी वहां इनको अपने क्षेत्र से आने से मना कर दिया। और जब आने से मना कर दिया तो दोस्तों इनका व्यापार संबंध भारत से टूट गया। पुराना व्यापार संबंध दोस्तों कब से चला आ रहा दोस्तों, है ना, 184 BC यहाँ से क्या होता है, मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है। तो दोस्तों 184 BC से लेकर दोस्तों क्या हुआ, कितना, 1563 तक, जब तक ये तुस्तुनिया में अधिकार नहीं कर लिया, है ना, यानी 16वीं शताब्दी तक दोस्तों, 16वीं शताब्दी तक अगर हम बात करें दोस्तों, इनका निर्विवाद रूप से व्यापार चलता रहा। 1700 साल पुराना व्यापार चल रहा था दोस्तों। और अचानक दोस्तों व्यापार का संबंध टूट जाएगा तो क्या करेंगे लोग। तो दोस्तों इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने दोस्तों दूसरा मार्ग खोजने की कोशिश की।
ठीक है। तो ये इनका व्यापार मुख्य उद्देश्य था। अभी मैं इस पर दोबारा बात करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ। व्यापार, दूसरी चीज दोस्तों राज्य की सत्ता स्थापित करना। ये तो दोस्तों बहुत सही सी बात है, कोई इसमें समझाने वाली ज़्यादा बात है ही नहीं। क्या है दोस्तों, ये पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, बस बाद में इन्होंने क्या देखा कि भारत में राज्य की सत्ता स्थापित करने की भी संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत इतना बड़ा राज्य था, एक तो देश था दोस्तों, कई राजा वहाँ थे, है ना, सैकड़ों राजा थे। तो वो राजा दोस्तों आपस में लड़ते रहते थे, और इन्हीं सबको देखकर दोस्तों क्या हुआ, जो यूरोपीय कंपनियां थी दोस्तों, उनके मन में दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि अगर हम चाहें तो भारत को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में एकता नहीं है। उस समय दोस्तों राष्ट्रवाद जैसी कोई संकल्पना नहीं थी, जो बाद में निकल कर आई है 18वीं शताब्दी के बाद में, है ना। तो पहले राष्ट्रवाद की कोई संकल्पना नहीं थी। हर राजा का एक सीमा क्षेत्र होता था, वो उसके अंदर ही अपने राज्य सीमा को सीमित रखता था, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं होता था पूरे भारत से। तो इसलिए दोस्तों भारत में ये सब चीज़ें जब उन्होंने देखी तो उनको ये समझ में आ गया कि हम भारत में सत्ता स्थापित कर दे सकते हैं और भारत को इसको विजय जी सकते हैं। तो उनके मन में राज्य में सत्ता स्थापित करने की लालसा जागी, और उन्होंने दोस्तों क्या किया, भारत में सत्ता स्थापित भी कर ली। ठीक है। इसके बाद धर्म एवं संस्कृति का मामला अगर हम बात करें, धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब पुर्तगाली भारत में आए, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा आपको बताता हूँ। अभी ये वाला टॉपिक दोस्तों इस पर घबराइएगा मत, अभी ये मैं दोबारा इसको बताऊंगा कल वाले अन्य कारण में दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ छोड़, बस यहाँ पे थोड़ा समझाना था इसलिए इसको, ये दो आप समझ लीजिए। धर्म एवं संस्कृति का प्रसार, दोस्तों क्या था, जब पुर्तगाली लोग भारत आए, ठीक है, पुर्तगाली लोग जब भारत आए तो उन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, भारत का जो कोस्टल एलेन है, यहाँ वाला जो ये वाला प्लेन है, इसको पूरा जीत लिया इन्होंने धीरे धीरे करके। मुंबई भी आ गया, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र उन्होंने जीत लिया, है ना। ये दोस्तों ज़्यादातर पूर्वी कोस्टल पे ये थी। बट यहाँ पे धर्म एवं संस्कृति का क्या मामला है, तो दोस्तों सुनो, क्या था, जब पुर्तगाली लोग जब भारत में आए, व्यापार जीत लिए भारत को, तो क्या होता था उस समय, रोम होता था यूरोप में दोस्तों। क्या होता, रोम में दोस्तों क्या होते थे, पोप होते थे, जानते हैं पोप लोग दोस्तों। क्या होता था, पोप क्या होता था कि ईसाई जो चर्च होते थे उनमें सबसे मुख्य जो प्रधान, जैसे हमारे पंडित होते हैं, है ना, वैसे इनके यहाँ रोम पोप होते हैं, है ना, उनको पोप बोला जाता है। जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, ऐसे इनके यहाँ मस्जिद में पोप बोला जाता है। तो पोप होते थे, और उस समय जो पोप और उस समय जो धर्म था, है ना, अब यहाँ पे धर्म कौन सा दोस्तों, ईसाइयों का दोस्तों कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक धर्म था। कैथोलिक धर्म का प्रसार, है ना, ये परंपरागत धर्म था इनका, कैथोलिक शाखा थी इनकी। और यहाँ इसका जो कैथोलिक धर्म का जो हेडक्वार्टर था दोस्तों, वो इटली के रोम में था, इटली के दोस्तों रोम में था। और रोम ईसाई था, और है ना, और रोम में दोस्तों जो क्या था, वो पोप दोस्तों क्या होता था, मुख्य होता था। और उस समय दोस्तों पोप द्वारा जो कही गई बात दोस्तों, पूरे ईसाई जो पूरे यूरोप, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में ईसाई धर्म ही था, और वही ईसाई धर्म का कौन सा, कैथोलिक शाखा थी। तो क्या होता था, पोप की सारी लोग बात मानते थे, धर्म के विरुद्ध कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि अगर कोई राजा धर्म के विरुद्ध जाता था तो उसकी प्रजा जो होती थी वो राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देती थी, और राजा का जो राज्य है उसको तहस नहस करती थी। तो इसीलिए कोई भी राजा जो था उस समय यूरोप में पोप के खिलाफ नहीं जाता था। अब यहाँ पे बात क्या है, मैं यहाँ इतना क्यों घुमा के ले गया, तो घुमाने के पीछे ये है कि दोस्तों जो पुर्तगाली थे उनको दोस्तों पोप जो था इटली का, जो रोम के जो पोप थे दोस्तों, उसने क्या किया कि पुर्तगालियों को एक आश्वासन दिया, एक संरक्षण दिया। क्या संरक्षण दिया, उसने कहा कि अगर आप लोग भारत में ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते हैं तो भारत में हम अन्य यूरोपीय राजाओं को आपके प्रभाव क्षेत्र में आने से रोकेंगे, नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यानी धर्म, अगर आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं तो भारत के में हम अन्य यूरोपीय राजाओं को आपके प्रभाव क्षेत्र में नहीं आने देंगे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, पोप का पुर्तगालियों को संरक्षण मिल गया। इसीलिए दोस्तों देखेंगे आप कि दोस्तों जितनी भी कंपनियां आई हैं, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे कोई भी हो, 5 कंपनियों में से दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों कट्टरवादी थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा कट्टर थे धर्म के प्रति, वो दोस्तों ईसाइयों में दोस्तों पुर्तगाली थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सबसे ज़्यादा कट्टरवादी थे, तो दोस्तों पुर्तगाली। क्यों? क्योंकि उनको पोप का संरक्षण प्राप्त हो गया था, क्योंकि उनको डर खत्म हो गया था, क्योंकि जानते थे। ठीक है, ये हो गया था। तो इसी वजह दोस्तों इन्होंने केरल में कई मंदिर मस्जिद तोड़ दिए दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा दोस्तों मुस्लिमों के खिलाफ सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा अपना गुस्सा दिखाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें, ये आपको जो मैंने आपको रोम का पोप, ये शब्दशः अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15वीं या 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत में यूरोपीय कंपनी को जीत कर के बताइए, तो दोस्तों आप ये वाला जो कोटेशन है आप उसको लिख सकते हैं।
ठीक है, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन कल लिखाऊंगा, बट अभी आप समझ लीजिए। तो क्या था, मैंने बताया कि धर्म एवं संस्कृति के प्रसार की बात अगर हम करें तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों रोम के पोप ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, अब पुर्तगालियों को संरक्षण दिया था। क्या कहा था कि अगर भारत में आप ईसाई धर्म का प्रसार एवं प्रसार करते हैं तो हम दोस्तों यानी पोप दोस्तों क्या करेगा, यूरोप के अन्य राजाओं को दोस्तों क्या होगा, भारत आपके जो प्रभाव क्षेत्र हैं जहाँ आपका प्रभाव है वहाँ पे अन्य राजाओं को नहीं जाने देंगे। तो इससे क्या होगा, इनको संरक्षण मिल गया और इसीलिए ये कट्टरवादी भी हो गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हो गई इनकी राज्य की सत्ता स्थापित करना, धर्म एवं संस्कृति। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, ब्रिटिश लोग कामयाब क्यों हो गए, इसलिए दोस्तों क्या होगा, जब पुर्तगालियों का पतन होता तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इनका एक कारण ये भी होता है कि ये ज़्यादा कट्टर थे, तो इनकी जो यहाँ जो भारत में दोस्तों इनका मेल मिलाप था दोस्तों, वो उस तरीके से बन नहीं पाया। भारत के जो लोग थे इनके प्रति उनका द्वेष रहता था। जब अंग्रेजों ने इनको हराने की कोशिश की तो इनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, तो ये चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अंग्रेज की मैं आपको नीति बता दूँ धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में, हालांकि इसकी बाद में भी हम लोग बात करेंगे, बट अभी ये समझ लो कि अंग्रेज जो दोस्तों धर्म के मामले में बहुत न्यूट्रल थे। क्योंकि अंग्रेज में दोस्तों क्या था, अंग्रेज की एक कंपनी आई थी और वो कंपनी दोस्तों क्या करती थी, उसको धर्म से कोई मामला नहीं। 1813 तक दोस्तों मैं बता दूं, 1600 में इनकी कंपनी स्थापित हुई भारत में, और 1800 तक दोस्तों 1813 तक दोस्तों इन्होंने धर्म प्रचार के लिए कोई काम नहीं किया, कंपनी ने कोई भी काम नहीं किया। और 1813 में दोस्तों क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश संसद ने एक जो एक्ट पारित किया 1813 का, है ना, चार्टर एक्ट पारित किया। उसमें कहा कि दोस्तों जो ईसाई सॉरी दोस्तों, कंपनी जो है वो दोस्तों ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाएगी और उसके लिए दोस्तों एक विभाग भी खोलेगी। तो 1813 में दोस्तों कंपनी ने पहली बार ईसाई धर्म के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए दोस्तों एक विभाग की स्थापना की। उससे पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, इसको हम लोग बाद में भी करेंगे, बट अभी मैं धर्म की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी कल जो अन्य कारण है उसको हम लोग कल करेंगे। थोड़ा डिटेल है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग कल करेंगे। बाकी यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अच्छे समझ में आएगा। कहानी है, बस कुछ नहीं करना, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसको लिख लेना है, और जो मैंने जैसे पुर्तगाली का रोम वाला बोला था कोटेशन, उसको लिख लेना। नहीं भी लिखोगे तो दोस्तों मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें वो मिल जाएगा, बट आपसे मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको लिख लिया करें, जो मैं कोटेशन आपको बोलता हूं, क्योंकि वो हो सकता है नोट्स में ना रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी कहीं भी आपको चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया, बात हो गई, समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके बाद अब हम लोग दोस्तों कल करेंगे। तो दोस्तों अब यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा है, अभी ये बताने लगेंगे तो फिर और टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को क्या करना है दोस्तों, समझ में आ रहा हो, समझदार हैं आप लोग, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करें, और दम लगा के शेयर करें दोस्तों। बताएं लोगों को कि इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इस तरीके से दोस्तों कराया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और दोस्तों खूब जम के पढ़िए। और जो समझ में ना आए दोस्तों, जो चीज़ आपको लगे मुझे ये पूछना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर कल रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब, और आपको शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप मुझे बस कुछ नहीं मुझे चाहिए आपसे, बस वीडियो को आप शेयर कर दिया करें। बाकी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा, जितना हो सकेगा दोस्तों मैं आपके लिए बेस्ट करूँगा। जैसे मैंने बताया आपको कि कहाँ पर प्री पूछा जाता है, कहाँ पर मेंस, ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको कल जब मैं ये वाला कारण वाला ख़त्म कर दूँगा, तब मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन दूँगा, आपको मैं इस पर एक क्वेश्चन कराऊँगा, क्वेश्चन दूंगा, और आपको मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपको इस तरीके से लिख लेना है इसको। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन तैयार। तो इस तरीके दोस्तों हमारा प्री के साथ मेंस के साथ हमारा प्री के तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, और क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप एक क्वेश्चन डेली जब लिखेंगे दोस्तों ना, तो आपका जो लिखने का जो सोचना है, क्योंकि मेंस में लिखना है पीसीएस का, तो दोस्तों उसके लिए लिखित चाहिए। तो लिखने के लिए दोस्तों एक दिन में नहीं सीख जाता कोई, धीरे धीरे सीखेगा। तो हर टॉपिक के साथ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको कराते चलूँगा, तो आपको बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मेरा एक प्लान है दोस्तों, मैं बहुत डिटेल से कराऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुझे बस क्या करना है कि दोस्तों आपको वीडियो को शेयर करना है, और दोस्तों वीडियो को देखते रहना है। ठीक है, कंटिन्यू रहना है दोस्तों, क्योंकि अगर बीच में छोड़ा तो दोस्तों आपका लॉस होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो दोस्तों चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जमकर पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।